घाटी से मातम का शोर उठ रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर की हत्या ने लोगों को गम और गुस्से से भर दिया है। आंसुओं में डूबी आंखें, चेहरे पर उभरते भाव और भंगिमाएं सवाल पूछती हैं, आतंक के साए में जिंदगी कब तक गुजारेंगे हम। आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। तो वक्त की सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दे। वक्त की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, हालात ठीक है। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि कहाँ पे हालात ठीक है, कहाँ अमन है जम्मू कश्मीर में। देखने और दिखाने में फर्क है। अब हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, अपने गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इस कल्प्रिट को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, इस जिसने ये अनहोनी हरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस में एसएसपी के पद पर रह चुके मोहम्मद शफी मीर की हत्या ने हर किसी को सन्न कर दिया है, क्योंकि मोहम्मद शफी मीर को गोली उस वक्त मारी गई जब वे मस्जिद में थे और अजान पढ़ रहे थे। मैं घर में बैठा था तो आवाज़ आगे अजान की हो गई, तो शफी साहब भी हमेशा सुबह की अजान देते थे, वक्त पर देते थे। तो माइक हमने कल शाम को ठीक की थी तो अजान बड़ी हो गई, तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहला पढ़ा इसने, तो दूसरा पढ़ने से पहले एक आवाज़ आ गई मेरे कानों में, जैसे कोई घम हो गया, ऐसे हो गया। तो वो दरअसल माइक से भी, माइक खुली थी तो उससे वो वाइब्रेट हो गई आवाज़, तो अजान ख़त्म हो गई। अजान, इसके बाद अजान नहीं हुई। यानी घाटी में फैले आतंक का साया मस्जिद की दीवारों के अंदर तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी मीर सुबह के वक्त मस्जिद में अजान देने पहुंचे थे। अभी उन्होंने शुरू ही किया था, तभी मस्जिद की खिड़की से आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और मस्जिद की फर्श खून से लाल हो गई। अजान पढ़ते पढ़ते वो निसब अजान उसने पढ़ी, किसी ने पीछे से फायर किया। हाँ, पीछे से फायर किया। वो किबले की तरफ अजान देता था, पीछे से खिड़की से पता नहीं कहाँ से आया, उसने फायर किया उसको। घटना के बाद बारामूला के गैंटमुला इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। मस्जिद के आसपास के इलाकों की छानबीन की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इस इलाके से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस बात की आशंका ज्यादा है कि मोहम्मद शफी मीर की हत्या के तार सीमा पार से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि बीते गुरुवार को ही राजौरी में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया था। हमले में 4 जवान शहीद हुए थे, जबकि 3 जवान घायल हो गए थे। उस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली थी। एक तथ्य ये भी है कि बीते दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। सुरक्षा बलों ने अखनूर सेक्टर से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं, जो कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजा गया था। इससे पहले शनिवार को अखनूर सेक्टर में सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने की खबर आई थी। फिलहाल पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी मीर की हत्या की जांच जारी है। 50% से ज्यादा वोट जो है हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में हासिल करने वाले हैं, उसकी रूपरेखा भी तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तमाम संगठन को तैयार किया जा रहा है और जो नए वोटर्स हैं उनको भी लुभाने की और उनके वोट को पाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हर चुनाव से पहले अमित शाह जी और प्रधानमंत्री इसी तरह की बातें करते हैं। उनको
37% से ज़्यादा वोट कभी इस देश के अंदर नहीं पड़ा बीजेपी को। पूरे एनडीए को 40% से कम वोट पड़ा है। तो आज 50% कहाँ से आ जाएगा? 10 साल के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई है। किस बुनियाद पे 50% वोट उनको मिलेगा? वो सिर्फ बयान है। अमित शाह जी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की बहुत सारी बातें सिर्फ जुमला होती हैं। सर, डीएमके आप लोग के अलायंस का पार्टनर हो, लगातार डीएमके जिस तरीके से हमलावर है यूपी बिहार को लेकर, कहा जा रहा है कि हिंदी सीखने वाले जो लोग हैं आते हैं यहाँ पर टॉयलेट साफ करते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डीएमके के सांसद इस तरह का बयान देना कितना उचित है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश एक है, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है। अगर किसी भी इलाके के बारे में ऐसी बात कही जाएगी तो वो निंदनीय होगी और देश को तोड़ने वाली राजनीति होगी। भी कह रही है कि जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ का डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है, उसी के कड़ी में डीएमके के जो सांसद हैं इस तरह का बयान देते हैं। अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार स्पष्ट करें कि इस पर उनकी क्या राय है। देखिए, बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। इस देश के अंदर अगर कोई एक एमपी या एक नेता कुछ बोलता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि पूरी पार्टी वो कह रही है। बीजेपी के नेता तो क्या क्या बोलते हैं? क्या साध्वी प्रियज्ञा जो बोलती है वो बीजेपी की विचारधारा है? क्या गिरिराज सिंह जो बोलते हैं वो बीजेपी की विचारधारा है? उनके नेता भी अजीबोगरीब बयानात देते रहते हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों संसद से तमाम विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया, अब जो उपराष्ट्रपति उन्होंने खत लिखा है आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को और कहा है 25 दिसंबर को इस पर वार्ता की जा सकती है, मीटिंग की जा सकती है, पर उन्होंने ये भी कहा कि जो विपक्ष के जो सांसद थे उनकी रवैया ठीक नहीं था, इसलिए कार्रवाई की गई। देखिए, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन दुनिया के इतिहास में किसी देश के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि 150 पार्लियामेंट के मेंबर्स को पार्लियामेंट से बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाए और जो कानून चाहें वो कानून बगैर डिस्कशन के आप पास करते चले जाएं। क्या ये लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही है। और अब भारत के अंदर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक मर्यादाएं ख़त्म हो चुकी हैं। ये तानाशाही हुकूमत है। की पार्टी में एक मेजर रीसफल किया गया है जिसमें सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी को हालांकि मुक्त कर दिया गया, उत्तर प्रदेश से वो जनरल सेक्रेटरी हैं और कई सारे बड़े बदलाव किए गए। क्या इसका असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, और ये उनका हक है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से नई कमेटी बनाएं, नए महामंत्री बनाएं, नए इंचार्ज बनाएं। ये उनका इख्तियार है। हालांकि अमित मालवीय हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी को फिर भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया, उसके बावजूद भी उनको प्रमोट किया गया। इससे दर्शाता है कि ये परिवार की ही पार्टी और गांधी परिवार ही ताकतवर है। देखिए, प्रियंका गांधी ने कर्नाटका के अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर कैंपेन किया ज़बरदस्त। कम से कम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन बीजेपी की तो आदत है, वो इस तरीके के बयानात देते रहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है और अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो चुनिंदा लोगों के पास ही जो है लगातार आर्थिक स्थिति उनकी सुधर रही है और किसी एक ग्रुप के पास। देखिए, 10 साल के अंदर देश में पैसे वाला और ज़्यादा पैसे वाला हुआ, गरीब आदमी और गरीब हुआ है। खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये कहना कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देंगे, इस बात का सबूत है कि देश के अंदर गरीबी बढ़ी है। शरद पवार आपके साथी हैं, पर वो अडानी का लगातार तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेंटर का जो निर्माण किया जा रहा है बारामती में, ये एक अच्छा कदम है। अडानी की लगातार वो तारीफ करते हैं, राहुल गांधी उनका मुखालफत करते हैं। देखिए, शरद पवार जी की अपनी पार्टी है, शरद पवार जी के अपने विचार हैं, इसलिए इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। राहुल गांधी के अपने विचार हैं और राहुल गांधी अडानी के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो एलाइज हैं वो भी वही ज़बान बोलें जो कांग्रेस पार्टी बोलती है।
से आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला साहब अब गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दे रहे हैं कि वहां पर आएं और लोगों की सेंटिमेंट्स को जाने। वो कह रहे हैं कि लगातार हमारे लोगों को पुलिस जो है अब पकड़ना शुरू कर दी, उन्हें परेशान करने लगी। देखिए, अमित शाह जी को कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं है। वहाँ पे तो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं। अमित शाह जी की दिलचस्पी तो सिर्फ इतनी है कि 370 का राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सके। उनको न कश्मीर से कोई वास्ता है, न कश्मीर के लोगों के जज्बात से कोई वास्ता है। पहलवानों से जुड़ा हुआ एक मसला है सर, जिस तरीके से संजय सिंह जीत कर आए, अब वो कह रहे हैं कि अगर मेरी दोस्ती अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह से है तो इसमें मेरी गलती क्या है, और जो पहलवान अगर राजनीति करना चाहते हैं खुलकर राजनीति के मंच पर आए, अखाड़ा छोड़े और राजनीति करें। देखिए, ठीक है, ये उनका अपना मामला है, एक पहलवानों का संगठन है और इसमें बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कुछ महिलाओं ने जो शिकायत की थी, उन शिकायत पे कानून को काम करना चाहिए। एक मसला आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से गठबंधन की लगातार बात हो रही है। अजय राय आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बसपा को भी निमंत्रण दिया, मायावती को लगातार कह रहे हैं कि वो अलायंस में रिज्वाइन करें, पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मायावती का विरोध और एतराज जताया। देखिए, किसके साथ अलायंस होगा, किसके साथ नहीं होगा, इसका फैसला कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप करेगी। इंडिया मौजूद है, इंडिया के अंदर अगर कोई भी दूसरी पार्टी शामिल होती है तो वो इंडिया के तमाम मेंबर्स के मशवरे से ही शामिल होगी। में आप लोगों की सरकार है, वहाँ पे हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, इस पर फैसला लिया जाएगा और सेक्शन स्थानों में कैसे किया जाए उस पर भी तैयारी, पर बीजेपी हमलावर है। हिजाब पे किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और ना कर्नाटका के अंदर लगेगी। हिजाब किसी भी लड़के का अपना हक है, वो हिजाब इस्तेमाल करे या हिजाब इस्तेमाल ना करे, ये ना तो मुद्दा बन सकता है, ना इसके लिए सरकार किसी तरीके की पाबंदी लगा सकती। केरला में आपके नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही है, बताया जा रहा है कि गलत तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी जो है कई सारी कार्रवाई आपकी पार्टी की गई है। देखिए, वहाँ की सरकार लेफ्टिस्ट लोगों की सरकार है और उन्हें इस तरीके का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए।